हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 4th चैप्टर। तो 3rd चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट होती है उसका काम होता है कि वो तमाम तरह के लॉज बनाए या तमाम तरह के कानून बनाए, जिन लॉज को फिर पूरे देश को फॉलो करना होगा। अब अगर आप लॉज की बात करें या कानूनों की बात करें तो हर चीज़ के लिए तमाम तरह के लॉज होते हैं। अब जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, किसी आदमी को वोट देना है, इसके लिए भी कई सारे लॉज हैं। अब जैसे कि उस आदमी की उम्र क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक कानून है। उस आदमी के पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, इसके लिए एक कानून है। वो आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही वोट दे सकता है, इसके लिए भी कानून है। इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या प्रॉपर्टी बेचनी हो तो कौन कौन से कागज़ बनवाने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ किस किस से साइन करवाने पड़ेंगे, इन सब तमाम चीज़ों के लिए कानून है। इसके अलावा अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसे कौन सी सज़ा मिलेगी, इसके लिए भी अलग अलग कानून है। तो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए तमाम तरह के कानून होते हैं। तो इस 4th चैप्टर में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज, हम इन कानूनों से जुड़े कुछ बहुत खास सवालों पे डिस्कशन करेंगे। कुछ खास सवाल जैसे कि ये जितने भी कानून होते हैं, क्या ये कानून देश में सभी लोगों पे लागू होते हैं? इसके अलावा जो नए कानून बनते हैं तो ये नए कानून कैसे बनते हैं? और इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कानून लोगों को ना पसंद आए, लोगों को नुकसान हो उस कानून की वजह से? और अगर इन केस देश की सरकार ऐसे कानून लाने लग जाए जिन कानूनों की वजह से आम लोगों की ज़िंदगियों में नुकसान होने लग जाए और आम लोगों को वो कानून नहीं पसंद आ रहे हों, तो ऐसे केसेस में लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन सवालों पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो इस चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स से होकर गुजरेंगे, जैसे कि एंशिएंट टाइम्स में कानूनों की या फिर लॉज के क्या हालात थे, उसके बाद ब्रिटिश टाइम में कानून के क्या हालात थे, और उस टाइम को हम कंपेयर करेंगे आज की सिचुएशन से। इसके अलावा हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो कानून है वो कानून कैसे बना, और हम जानेंगे पीपल्स मूवमेंट के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में। तो अब सबसे पहला सवाल उठता है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? कि जितने भी कानून हैं, क्या ये कानून हर आदमी पे लागू होते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में लॉज के और कानूनों के क्या हालात थे। अब अगर बात करी जाए कि एंशिएंट टाइम्स में लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता था, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एंशिएंट टाइम्स में सोसाइटी या समाज कैसा हुआ करता था। तो अगर आप एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो जितने भी एंशिएंट एम्पायर्स थे, एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, उसमें जो सोसाइटी है या समाज है वो बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड था। सबसे पहले थे रूलिंग क्लास के लोग। रूलिंग क्लास के लोगों में किंग्स होते थे, उनके मिनिस्टर्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे या जिनको पुजारी कहते हैं, तो ये सारे लोग रूलिंग क्लास के लोग होते थे। और देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पावर्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, वो सब कुछ होता था इन रूलिंग क्लास के लोगों के पास। इसके बाद जो दूसरे क्लास होते थे, वो दूसरी क्लास के लोग होते थे कॉमन लोग, यानी कि जो आम आदमी हैं। इन कॉमन लोगों के पास थोड़े से कम राइट्स होते थे और थोड़े से कम रिसोर्सेज होते थे इन रूलिंग क्लास के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो तीसरी क्लास के लोग थे वो थे स्लेव्स। इन स्लेव्स के पास ना कोई प्रॉपर्टी होती थी, ना इनके पास कोई राइट्स होते थे, और इन स्लेव्स की ज़िंदगी बस कीड़े मकोड़े जैसे गुजरती थी। और इन स्लेव्स को कहा जाता था कि आपकी ज़िंदगी का मकसद बस इतना है कि आप अपने से ऊपर की दोनों क्लासेस की सेवा करो। तो ये तो होता था तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में और तमाम एंशिएंट एम्पायर्स में। अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन की बात करो तो इंडियन सिविलाइजेशन में भी सोसाइटी मोर और लेस कुछ ऐसी ही थी। डिफरेंस बस इतना था कि स्लेव्स को इंडिया में दलित कहा जाता था, वरना इंडिया में भी अलग अलग कास्ट के हिसाब से समाज डिवाइडेड था और हर कास्ट में अलग अलग प्रिविलेजेस थे, अलग अलग राइट्स थे। तो ये तो था सोसाइटी या समाज एंशिएंट सिविलाइजेशंस में। अब अगर आप बात करें लॉज की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो हर कास्ट के लिए या हर क्लास के लिए अलग तरह के लॉज होते थे। अब मैं आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। एक एंशिएंट एम्पायर था बेबीलोनियन एम्पायर, करीब 3000 BC के आसपास। तो इस बेबीलोनियन एम्पायर में एक थे किंग हम्मुराबी। किंग हम्मुराबी ने एक रिटन सेट ऑफ लॉज बनाए जिनको कहा गया हम्मुराबीज कोड।
इन लॉज को फिर पूरे बेबीलोनियन एम्पायर में लागू किया गया। और ये जो हम्मुराबीज़ कोड था, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पूरे इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में। और जितने भी अलग अलग एम्पायर्स बने उसके बाद, जितने भी अलग अलग सिविलाइजेशंस हुई, इंक्लूडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन आज के टाइम की, तो ये सब के सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हम्मुराबीज़ कोड से, क्योंकि वो पहली बार ऐसा रिटन कानून था जिसने अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लॉज बनाए थे। अब मैं आपको हम्मुराबीज़ कोड के कुछ लॉज बताता हूँ। इन लॉज को आप सुनिएगा, सोचिएगा और विचार करिएगा कि अलग अलग जो क्लास के लोग हैं उनकी लाइफ्स कैसी रही होती होंगी और किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर होता रहा होगा। तो मैं आपको कुछ लॉज बताता हूँ। तो लॉज ये थे, जैसे कि मान लीजिए एस का मतलब है सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि वो आदमी जो कि रूलिंग क्लास से आया है। तो एस यानी कि सुपीरियर और एम यानी कि मेल यानी कि आदमी। तो अगर कोई सुपीरियर क्लास का मेल किसी दूसरे सुपीरियर क्लास के मेल को इतना ज़्यादा मार पीट दे कि उस सुपीरियर क्लास के मेल की हड्डियां टूट जाएं, तो इस केस में कानून ये था कि ये जो पहला सुपीरियर मेल है इसको भी इतना मारा पीटा जाए कि इसकी भी हड्डियां टूट जाएं। अगर ये पहला सुपीरियर मेल दूसरे सुपीरियर मेल की आंख फोड़ दे तो कानून ये था कि इस पहले सुपीरियर मेल की भी आंख फोड़ दी जाएगी। तो ये कानून था। और अगर आपको याद हो महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस कोट, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये बेसिकली कमेंट था इस बेबीलोनियन लॉ के लिए। अब आगे देखते हैं, चीज़ें अब यहाँ से और इंटरेस्टिंग होंगी। अगर कोई सुपीरियर क्लास का मेल किसी कॉमन क्लास के मेल को इतना ज़्यादा मार पीट दे कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएं, तो उसको फाइन देना पड़ेगा 60 शेकल्स ऑफ सिल्वर, यानी कि इतनी चांदी उसे फाइन पे देना पड़ेगा। और अगर किसी सुपीरियर क्लास का मेल किसी स्लेव क्लास के मेल को इतना ज़्यादा मार पीट दे कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएं, तो अब उसे फाइन देना पड़ेगा उस स्लेव की जो कीमत है उस कीमत का आधा। अब अगर आपको ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगे कि स्लेव की कॉस्ट, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस की या एंशिएंट एम्पायर्स की बात करी जाए तो उस टाइम पे लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, स्लेव्स बना के रखा जाता था। और उस टाइम की जो स्लेव मार्केट्स हुआ करती थी वहाँ पे कुछ इस टाइप के सीन हुआ करते थे कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, तो उस फैमिली में एक आदमी है, उसकी वाइफ है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। तो आदमी को कोई और खरीदता था, औरत को कोई और खरीदता था, छोटे से बच्चे को कोई और खरीदता था। तो सोचिए सीन कैसा रहा होता होगा उन स्लेव मार्केट्स में, जब एक ही फैमिली के अलग अलग लोगों को खरीदा जाता था और कौन आदमी उन्हें खरीद रहा है और खरीदने के बाद वो आदमी उनका क्या करेगा पता नहीं, वो अपने परिवार के लोगों से कब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे ये भी नहीं पता। तो क्या सीन रहा होता होगा उन स्लेव मार्केट्स में, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और बहुत अजीब सी बात है, लेकिन इंसानियत ने एक फेज़ वो भी देखा है और इंसानियत को हज़ारों साल लगे हैं ये समझने में कि हम सारे इंसान बराबर हैं। अब आगे के लॉज की अगर बात करें तो अगर कोई सुपीरियर क्लास का आदमी किसी सुपीरियर क्लास की औरत को इतना ज़्यादा मार पीट दे, इतना बुरा बर्ताव करे कि उस सुपीरियर क्लास की औरत की मौत हो जाए, तो इस केस में कानून ये था कि इस सुपीरियर क्लास का जो मेल है उसकी जो बेटी होगी उसके साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। अब इसके अलावा अगर कोई सुपीरियर क्लास का मेल किसी कॉमन क्लास की औरत को इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव करे या इतना मारपीट दे कि उसकी मौत हो जाए, तो यहाँ इस केस में उसे फाइन देना पड़ेगा 30 शेकल्स ऑफ सिल्वर। और अगर सुपीरियर क्लास का मेल किसी स्लेव क्लास की औरत के साथ ऐसा बर्ताव करता है कि वो उसकी मौत हो जाए, तो यहाँ पे उस सुपीरियर क्लास के मेल को फाइन देना पड़ेगा 10 शेकल्स ऑफ सिल्वर। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरह का समाज रहा होगा, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर रहा होगा। अब ये सुन के अगर आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा हो कि सुपीरियर लोग जो हैं, अब क्योंकि वो सुपीरियर क्यों हैं, क्योंकि उनके पास इफरात में पैसा है, इफरात में पावर्स है और सारे राइट्स हैं, तो इन सुपीरियर क्लास के जो लोग थे ये कुछ भी कर सकते थे किसी के साथ भी। अब ये सुन के अगर आपको इतना बुरा लग रहा हो तो मैं आपके दिल को थोड़ा दिलासा देता हूँ ये कह के
कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था इंसानियत के लिहाज से, क्योंकि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में जब हम्मुराबीज़ कोड आया तो हम्मुराबीज़ कोड के पहले ये फाइन भी नहीं देना पड़ता था सुपीरियर क्लास के लोगों को। कम से कम जब ये हम्मुराबीज़ कोड आया तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सुपीरियर क्लास के लोगों को फाइन देना पड़ रहा था अगर वो कुछ गलत काम कर रहे थे तो। और इस वजह से जो किंग हम्मुराबी थे उन्हें न्याय का देवता कहा गया। बहुत अजीब सी बात है, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्या कहें, लेकिन इंसानों ने बहुत कुछ सीखा है और इंसानियत को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये तो था कि एंशिएंट टाइम्स में और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। अब आपको पूरा आइडिया लग गया होगा, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं ये चैप्टर, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। In ancient India, different communities had different degrees of freedom in following the law. अब अगर एंशिएंट इंडिया की बात करी जाए तो एंशिएंट इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग थे, तो हर कास्ट के लोगों के लिए अलग तरह के कानून थे। आपको आइडिया अब लग गया होगा हम्मुराबीज़ कोड सुनने के बाद। तो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी उनको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम था कानून फॉलो करने में। तो अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग तरह से रियायत थी कानून फॉलो करने में। In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending upon their caste backgrounds. कई बार ऐसा होता था कि दो लोग एक ही क्राइम करते थे, ठीक है, सेम क्राइम, तो इस केस में दोनों को सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अब जो पनिशमेंट दिया जाता था ये वैरी करता था, और किस चीज़ पे वैरी करता था कि उन लोगों की कास्ट क्या है। और जाहिर तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा पनिशमेंट किस आदमी को मिलेगा। द पर्सन विद लोअर कास्ट वुड बी पनिश्ड वेरी हार्शली, और होता यही था, जो आदमी लोअर कास्ट का होता था उसे कहीं ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिलता था, और जो आदमी हायर कास्ट का होता था उसे बहुत कम पनिशमेंट मिलता था। और ऐसा होता क्यों था? क्योंकि जो पनिशमेंट दे रहा है, जो पनिशमेंट देने वाला था वो भी हायर कास्ट का आदमी होता था, तो वो जब पनिशमेंट देता था तो वो हायर कास्ट के आदमी को कम पनिशमेंट देता था और लोअर कास्ट के आदमी को ज़्यादा पनिशमेंट देता था। तो इस तरीके से एंशिएंट इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून थे। This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. अब ये जो सिस्टम था कि अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं, ये सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ जब हमारे देश में क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये अंग्रेज़ के आने से हमारे देश का ये सिस्टम चेंज हुआ? क्योंकि अब जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो अंग्रेज़ जो थे वो सारे इंडियंस को एक नज़र से देखते थे। उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि ये ब्राह्मण है, ये हायर कास्ट का है, ये दलित है, लोअर कास्ट का है। अब ब्रिटिशर्स की नज़र से अगर दुनिया को देखा जाए तो भले ही ब्राह्मण हो, भले ही दलित हो, वो सब इंडियन है, और उनकी नज़र में सारे इंडियंस उनसे इन्फीरियर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे इंडियंस के बीच में कि ये किस कास्ट का है, किस कास्ट का नहीं है। उनके लिए ये इंडियन है और उनसे नीचे है, बस इतना ही काफ़ी है। इस वजह से वो सारे इंडियंस को एक जैसा देखते थे, और जब कानून की बात आती थी तो सारे इंडियंस पे एक जैसा कानून लगाते थे। इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कई सारे लोगों का मानना ये है, और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उन लोगों का मानना ये है कि हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि जो कानून का राज है, कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे, सब लोगों को सेम पनिशमेंट मिलेगा अगर कोई क्राइम होता है तो कई लोगों का मानना ये है कि ये रूल ऑफ लॉ इंडिया में ब्रिटिश लोग लाए। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। अब जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं खास तौर पे, वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो इस बात को खारिज करते हैं, और इस चीज़ के कई सारे रीजंस हैं उनके पास। टू ऑफ विच इंक्लूड, अब दो रीजंस इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट, दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। अब जो पहला रीज़न जो दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में रूल ऑफ लॉ आया,
इस चीज़ को खारिज करने के लिए जो पहला रीज़न दिया जाता है वो रीज़न ये है कि कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। और दूसरा रीज़न ये था, सेकेंड, that the Indian nationalist lawyers who got British education and started practicing in British courts played a prominent role in the development of legal sphere in British India। और दूसरा रीज़न ये है कि अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन देना शुरू किया, और जो इंडियंस ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करते थे अब वो ब्रिटिश तरह से एजुकेटेड हैं, तो उन लोगों को ब्रिटिश लोगों ने अलाउ कर दिया कि वो जो ब्रिटिश कोर्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ लॉयर, और जज भी बन सकते हैं। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स थे, जो जजेस थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे इंडिया में। ये जो लीगल स्फीयर है, कानून का जो राज है, उस चीज़ को इवॉल्व करने में इन इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इस वजह से, इन दोनों वजहों से आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश लोग हमारे देश में कानून का राज लाए। हमारे देश में कानून का राज आया, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल था। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ब्रिटिश लॉ सिस्टम वॉज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब अगर बात करी जाए कि ब्रिटिश लॉ बहुत मनमानी करता था, तो इस चीज़ का एग्जाम्पल आपको देते हैं। आर्बिट्रेरीनेस यानी कि ब्रिटिश लोगों की मनमानी का एग्जाम्पल ये था कि 1870 में ब्रिटिश लोग एक कानून लाए जिसका नाम था सेडिशन एक्ट। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो ब्रिटिशर्स लाए ये कानून सेडिशन एक्ट कि कोई भी आदमी अगर राजद्रोह करेगा तो उस आदमी को सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा, उस केस की कोई सुनवाई नहीं होगी, उस आदमी को बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिया जाएगा, उसे सीधा पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और सालों साल वो जेल में डला रहेगा। और ब्रिटिशर्स उसके साथ कुछ भी करें, कोई भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने राजद्रोह किया है। तो कानून सुनने में तो एक बार को चलो ठीक है, राजद्रोह किया है, लेकिन राजद्रोह की डेफिनेशन क्या है, बस यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग खेल गए। द आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी स्ट्रेंज विद इन दिस एक्ट। Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। अब सेडिशन यानी कि राजद्रोह का जो डेफिनेशन ब्रिटिशर्स ने दिया वो ये था कि कोई भी आदमी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, तो वो आदमी क्या कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है। और उस आदमी को ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई हो उस केस में, उस आदमी से पूछा जाए कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या सोच के किया, दोनों तरफ के वकील हों, प्रॉपर पूरा केस चले, उस आदमी को अपना मुद्दा रखने का, अपनी बात रखने का मौका मिले, और अगर वो आदमी सही हो तो उसे छोड़ा भी जाए। तो इसे चीज़ को कहते हैं ट्रायल। तो विदाउट एनी ट्रायल कि मतलब उसे कोई मौका नहीं दिया जाता था, उससे कुछ नहीं पूछा जाता था, सीधा उठा के जेल। Indian nationalist lawyers began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स थे उन लोगों ने इस सेडिशन एक्ट का अपोज करना शुरू किया, उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कहना शुरू किया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कानून से मनमानी कर रही है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये करने भी लगी थी, किसी पे भी सेडिशन का एक्ट लगा के जेल में डाल देते थे। दे ऑल्सो बिगैन फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी। अब जब इंडियन लॉयर्स प्रैक्टिस करते थे इंडियन कोर्ट्स में और उसी कोर्ट्स में ब्रिटिश लॉयर्स भी होते थे, तो अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो हमेशा खुद को सुपीरियर समझते थे। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियन लॉयर्स के साथ। ब्रिटिश लोग खुद को ज़्यादा सैलरी देते थे, ज़्यादा प्रमोशंस देते थे और जितने इंपॉर्टेंट केसेस होते थे वो खुद हैंडल करते थे। दूसरी तरफ सेम रैंक के, सेम क्वालिफिकेशन के जो इंडियन लॉयर्स होते थे उन्हें पैसा भी कम मिलता था, उन्हें इज्जत भी कम मिलती थी, रिकॉग्निशन भी कम मिलता था, उन्हें प्रमोशन भी बहुत धीमे धीमे दिए जाते थे और इम्पॉर्टेंट केसेस उनको नहीं दिए जाते थे। तो जो इंडियन लॉयर्स थे ये लोग क्या करते थे, इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी इक्वालिटी के लिए कि इनको भी बराबरी का हक मिले, बराबरी का अधिकार मिले।
They tried to change idea of law from the set of rules to idea of justice. अब जब हम कहते हैं कानून, तो इंडियन जो लॉयर्स जो थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि कानून की ये जो डेफिनेशन है, जो सेट ऑफ रूल्स की बस कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, इस चीज़ से कानून की डेफिनेशन को चेंज करके कानून की डेफिनेशन क्या हो, आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की जो एक परिभाषा है वो होना चाहिए कानून। तो ये कोशिश करी इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स ने। Indian legal profession emerged very strongly and they began to use law to defend the legal rights of Indians. अब जब इंडियन लॉयर्स थे उन्होंने कानून का यूज़ करना शुरू किया और इंडियंस को ही डिफेंड करना शुरू किया कानून का यूज़ करके। There were Indian lawyers and judges who played a major role in the evolution of rule of law. अब कई सारे ऐसे इंडियन लॉयर्स थे और इंडियन जजेस थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें, एवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो हमारे देश में जो कानून का राज है, इस चीज़ के एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिस्ट लॉयर्स ने और तमाम जजेस ने। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में रूल ऑफ लॉ आया, ये रूल ऑफ लॉ लाने में बहुत बड़ा योगदान था इंडियंस का, और ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। क्यों? उसका खास रीज़न ये है, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो सारे इंडियंस को एक नज़र से ज़रूर देखते थे, सारे इंडियंस के लिए कानून एक जैसा रखते थे, लेकिन खुद को उस कानून से ऊपर रखते थे। तो इस चीज़ को रूल ऑफ लॉ नहीं कहा जा सकता था। अब चलिए फिर, थैंक यू।